जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। डीआरडीओ ने स्टेल्थ ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग डिजाइन स्विफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। डीआरडीओ ने 300 मिलीमीटर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम यानी कि पिनाका 3 का फायरिंग ट्रायल शुरू किया। मजगांव डॉग लिमिटेड ने 7,500 मल्टीपर्पज वेसल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूरोपियन क्लाइंट से, जिनकी डिलीवरी अगले 4 सालों में होगी। रक्षा मंत्रालय ने अगले 10 सालों के लिए 5,336 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया। और ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कि छोटी और लंबी दूरी की तोपों के लिए है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अब स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 43,000 टन के 5 फ्लीट सपोर्ट शिप में से पहले का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि HAL के द्वारा Su-30 MKI को सुपर सुखोई अपग्रेड में अगले 3 सालों में बदल देगी, जिसके बाद अब ये रशियन प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। इसमें स्वदेशीकरण का स्तर 78% तक हो जाएगा। भारतीय वायुसेना अब इसरो के साथ मिलकर मिलिट्री ग्रेड के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को तैयार करेगी, जो कि क्रूशियल प्लेटफॉर्म होंगे और इनका इस्तेमाल नए सेंसर और दूसरे जो एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उनका परीक्षण करने के लिए किया जाएगा, वो भी हार्श स्पेस एनवायरनमेंट में। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने अमोगा 3 फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का यूजर ट्रायल शुरू कर दिया है, जिसे कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया। बता दें कि ये डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर सिस्टम से लैस है, जिसकी रेंज करीबन 2.5 किलोमीटर है और ये डायरेक्ट और टॉप अटैक मोड में आती है। साथ ही इसमें टेंडम वॉरहेड भी है। बता दें कि इसमें 2 सेपरेट एक्सप्लोसिव चार्जेस हैं, जिसमें कि पहला चार्ज दुश्मन के आर्म्ड व्हीकल को पेनिट्रेट करेगा और उसमें एक छेद करेगा, जबकि दूसरा चार्ज इस आर्मर्ड टारगेट के अंदर जाकर भारी तबाही मचाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की योजना है कि वो 40 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स में कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड करेगी और ये अपग्रेडेशन 2026 से शुरू होगा, जिसमें कि इसका कंप्लीट ओवरहॉल होगा, एवियोनिक्स सिस्टम। इसके अलावा इसमें मौजूद ELM 2032 जो रडार है उसकी जगह एडवांस ELM 2052 रडार लगाया जाएगा। साथ ही इसमें जो तेजस मार्क 2 के लिए न्यू मिशन कंप्यूटर तैयार किया जा रहा है वो इसमें लगाया जाएगा। इससे ये जो पुराना MK1 वेरिएंट है वो तेजस मार्क 1A वेरिएंट के काफी करीब पहुंच जाएगा और ये तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को आने वाले कई सालों तक एक प्रभावशाली फाइटर जेट बनाकर रखेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ ने आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग में देश में बने स्टेल्थ ड्रोन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। ये भारत का आने वाला स्टेल्थ ड्रोन होगा। इस स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की ये दूसरी सफल उड़ान पूरी हुई है और इसे फिलहाल ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर नाम दिया गया है। बता दें कि भारत का ये विमान पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होगा, जो कि ऑटोनॉमसली टेक ऑफ करेगा और मिशन पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली ही लैंड कर जाएगा। इसका इस्तेमाल भारत अपने भविष्य के मानव रहित विमानों में करेगा, इसीलिए उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित की गई है। बता दें कि इस उड़ान परीक्षण के साथ भारत उन देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जिन्हें फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के कंट्रोल में महारत हासिल कर ली है और ये हमारे बड़े घातक UCAV का एक छोटा संस्करण है। इसका वजन 15 टन से कम होगा। साथ ही ये बम, प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल और अन्य कई हथियार ले जा सकता है और कहा जा रहा है कि इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि डीआरडीओ 50 किलो न्यूटन ड्राई कावेरी इंजन को बड़े स्टेल्थ UCAV के लिए तैयार कर रहा है और आप सब जानते हैं कि 8 ड्राई कावेरी इंजन वर्तमान में गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा बनाए जा रहे हैं और इस इंजन के लिए अंतिम मंजूरी 2024 से 2025 तक दी जाएगी। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत ने K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के 2 सफल परीक्षण कर दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत ने 6 दिनों में दूसरी बार अपनी परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि भारत का रणनीतिक हथियार है और आंध्र प्रदेश के तट से दूर पानी के नीचे के प्लेटफॉर्म से इसका परीक्षण किया ताकि जलमग्न परिस्थिति में यह आसानी से लॉन्च हो सके। K4 जिसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर तक है, इसे भारत की अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों में लगाया जाएगा और इन सफल परीक्षणों को अब इन मिसाइलों के बड़े उत्पादन की तरफ ले जाएगा। वहीं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि K4 भारत को दूसरी हमला क्षमता यानी कि सेकंड स्ट्राइक क्षमता में वृद्धि करेगा। कम समय सीमा के भीतर बार बार किए गए ये जो परीक्षण है K4 के, वो इस मिसाइल की क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। ये जो परीक्षण थे वो फिलहाल पानी के नीचे के प्रक्षेपण थे और उन्हें मान्य करने के लिए किए गए थे, जो तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण उपलब्धि भी है। और दोस्तों, ये जो K4 प्रोग्राम है वो भारत की परमाणु निरोध क्षमताओं को बढ़ाने की एक पहल का हिस्सा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स रूसी निर्मित R-73 और R-27 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की मरम्मत, उनका नवीनीकरण और उनका जो जीवन विस्तार है उसके लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है और
इसका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों की ऑपरेशनल क्षमताओं और जीवन काल यानी कि लाइफ एक्सटेंशन को बढ़ाना है, जिससे कि भारतीय वायुसेना की जो निरंतर एयर सिक्योरिटी है उसे सुनिश्चित किया जा सके। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विशेष रूप से भारतीय कंपनियों और मिसाइलों के मूल उपकरण निर्माता यानी कि OEMs के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के प्रस्ताव के लिए है। R-73 और R-27 मिसाइल भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है और ये पहल न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगी बल्कि इस पहल से भारतीय रक्षा उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण संभावनाएं खुल जाती हैं। और यही नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है। दोस्तों, भारतीय सेना ने इन हाउस विकसित ऑटोमेटेड ट्विन वेपन फायरिंग सिस्टम तैयार किया है और ये जो इनोवेटिव सिस्टम बनाया गया है सेना के द्वारा वो एंटी ड्रोन डिफेंस से लेकर कमजोर और दूर दराज के क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इस सिस्टम की विशेषज्ञता खास करके ट्विन वेपन माउंट है, जो कि एक साथ इंसास राइफलें चलाने में सक्षम है। इस सिस्टम में एक थर्मल स्कोप भी लगाया गया है जो कि कम रोशनी की स्थिति या फिर घने अंधेरे में भी सटीक एंगेजमेंट कर सकता है। इस सिस्टम को दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि ऑपरेटर को दुश्मन की गोलीबारी से महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। और इस सिस्टम का दोस्तों मॉड्यूलर डिजाइन है, यानी कि इंसास राइफल के अलावा इसमें अलग अलग प्रकार के हथियारों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि मिशन आवश्यकताओं के आधार पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। लॉकहीड मार्टिन इंडिया ने भारतीय नौसेना के द्वारा $2 बिलियन से अधिक में खरीदे गए 24 MS-60 में से एक और MS-60 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को वितरित किया है। इनमें से कुल 6 भारतीय नौसेना को सौंपे गए हैं। इनका प्राइमरी रोल दुश्मनों की पनडुब्बियों और सतही जहाजों यानी कि सरफेस शिप्स है उनका शिकार करना है। और 2025 तक इंडियन नेवी को 24 हेलीकॉप्टरों में से बचे हुए 18 और हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इन हेलीकॉप्टरों को भारत के ISS विक्रांत पर भी तैनात किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन जी ने कहा कि चंद्रमा पर दिलचस्पी अभी किसी की खत्म नहीं हुई है और अंतरिक्ष एजेंसी अब और बड़े प्लान बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि चांद की सतह से कुछ चट्टानी पत्थर लाने पर अब ध्यान केंद्रित किया गया है। ये नमूने लाने का मिशन बहुत जटिल है और सब कुछ ऑटोनोमस रूप से किया जाना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मालदीव ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और भारतीय सैनिकों को मालदीव ने वापस जाने का जो फरमान था वो सुना दिया। इसके अलावा दोस्तों, मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच जो हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट था जिसे 2019 में किया गया था उसे भी खत्म करने का फैसला कर दिया गया है। और ये समझौता भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे भारतीय नौसेना को नेविगेशन सुरक्षा, आर्थिक विकास, सुरक्षा और रक्षा सहयोग, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान में सुधार में मदद करने के लिए मालदीव से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की अनुमति मिली थी। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मोदी ने इसे खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में एक और समुद्री सर्वे करने के लिए चाइना ने श्रीलंका और मालदीव से उनके बंदरगाहों पर अपने जहाज डॉक करने की अनुमति भी मांगी है और भारत हमेशा से इस हरकत का विरोध करता आया है। बता दें कि 5 जनवरी 2024 से मई 2024 के अंत तक दक्षिणी चीन सागर में सर्वे करने के लिए चाइना अपने जहाज को इस क्षेत्र में भेजने वाला है, इसीलिए उसने इन दोनों देशों से अनुमति मांगी है। वहीं भारत ने श्रीलंका और मालदीव से चाइना के जहाजों को भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए हिंद महासागर में अनुमति नहीं देने को कहा है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि मालदीव और श्रीलंका दोनों के तेवर भारत के खिलाफ है और भारत कभी किसी चीज का विरोध नहीं करता, यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब भारत को दोस्तों विरोध सख्त लहजे में करना होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इटली, जापान और ब्रिटेन दोस्तों तीनों ही देश मिलकर दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट बनाएंगे। इसके लिए बकायदा तीनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट हो चुका है। कहा जा रहा है 2025 में ये उड़ान भरेगा। ये कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा इस बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा फाइटर हो सकता है जिसे कि पायलट अपने रिमोट से ऑपरेट कर सकता है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। इसका रडार इतना शक्तिशाली होगा कि दुश्मन के लिए ये खतरा बन जाएगा। कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट में टेम्पेस्ट से कई तरीके की खूबियों को लिया जाएगा। इसके रडार के बारे में कहा जा रहा है कि ये वर्तमान के जो भी रडार हैं उनकी तुलना में 10 गुना ज्यादा अधिक जानकारी और डेटा मुहैया कराएगा, जो कि जंग जीतने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काफी अपग्रेडेड होंगे, जिनमें हिसाब के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। तीनों देशों की पार्टनरशिप को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP नाम दिया गया है। इसमें जापान की मित्सुबिशी हैवी, ब्रिटेन का BAE सिस्टम और इटली की लियोनार्डो कंपनी शामिल है। और बता दें कि इस पूरे प्रोग्राम का मकसद चाइना और रशिया दोनों को काउंटर करना है। बता दें कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करेगा, इसके सारे जो निर्णय हैं वो ब्रिटेन अपने हेडक्वार्टर से लेगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।